प्यारे बच्चों, आप सभी को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारकबाद। 15 अगस्त हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। इसी दिन हमारे मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। उस दिन को पूरे मुल्क में यौम आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी व गैर सरकारी दफातर में तिरंगा लहराया जाता है। सब लोग मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों और उनकी अनथक कोशिशों को याद करते हैं। हिंदुस्तान को आज़ाद करने में मुल्क के हर तबके से लोग ने जान के नज़ाराने पेश किए, जेल की परेशानियां बर्दाश्त की और हर उस परेशानी का खुशी खुशी सामना किया जो आज़ादी की राह में हायल थी। उनकी मुसलसल कोशिश और जानफशानी का नतीजा है कि अंग्रेज़ इस मुल्क को छोड़ने पर मजबूर हुए और यहाँ से भाग कर खड़े हुए। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की और मनचाही ज़िंदगी जी रहे हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर तरह के फ़ैसले लेने के लिए आज़ाद हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद करें, उनको खराज अक़ीदत पेश करें। अगर उन्होंने कुर्बानियाँ ना दी होती तो आज हम भी ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहे होते। बच्चों, आज़ादी हर इंसान का बुनियादी हक़ है। इंसान आज़ाद पैदा होता है और उसे आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेने और ज़िंदगी जीने का पूरा इख्तियार है। इसलिए अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करते रहना चाहिए। मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद करने के साथ साथ उनके दिए हुए पैगाम को आम करने और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने जिस मोहब्बत, भाईचारा, अख़वात और हमदर्दी का दर्स दिया है और जिन मुश्किल मराहिल से गुज़र कर उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बानियाँ की, उसे हमेशा याद करने और याद रखने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरत है कि आप आज़ादी की तारीख़ मतालिया करें, असातिज़ा और अपने बड़ों से आज़ादी की कहानियाँ सुनें। स्कूल के निसाब में आज़ादी से मुताल्लिक़ नज़में और छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, उसे भी बग़ौर पढ़ें और आपको अंदाज़ा होगा कि ये आज़ादी कितनी परेशानी और जद्दोजहद के बाद मिली है और साथ ही उनके खुलूस और जज्बे का भी अंदाज़ा होगा कि किस तरह हंसते हंसते उन लोगों ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बानी कर दी। उसके अलावा 15 अगस्त के दिन स्कूलों में मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम पेश किए जाते हैं, जिनमें मुजाहिदीन आज़ादी की ज़िंदगी और उनकी जद्दोजहद को पेश किया जाता है। आप भी उस तरह के प्रोग्रामों में हिस्सा लें, उससे आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। प्यारे बच्चों की दुनिया अगस्त 2024 के शुमार में यौम आज़ादी से मुताल्लिक़ कई तहरीरें दी जा रही हैं जो यकीनन आपको पसंद आएंगी और आज़ादी से मुताल्लिक़ आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा होगा। आपकी तहरीर और मशवरे का हमें इंतज़ार रहता है। बच्चों की दुनिया पढ़कर आप अपनी राय ज़रूर लिखें। आपके ख़त का हमें इंतज़ार रहेगा। आपका शम्स इकबाल। समंदर और उसकी अहमियत। इम्तियाज़ अहमद अंसारी। कुदरत की अता करदा हर नेमत हमें गौर व फ़िक्र की दावत देती है। हम अपने इस पाश नज़र दौड़ाने पर कुदरत की उन नेमतों का खुली आँखों से न सिर्फ नज़ारा करते हैं बल्कि हमारा दिल खुद ब खुद कुदरत की अज़मत का कायल भी होता चला जाता है। कुदरत ने ये तमाम नेमतें हमारी ज़रूरत के एतबार से बिन मांगे अता की हैं। सर छुपाने के लिए आसमान की शक्ल में वसी व अरीस शामियाना दिया, रहने बसने और अनाज उगाने के लिए हमारे पाँव तले ज़मीन का फ़र्श बिछा दिया, सांस लेने के लिए चारों तरफ हवा की चादर बना दी,
दिन में उजाला, हरारत और तवानाई पैदा करने के लिए आसमान पर सूरज को नमूदार किया, तो रातों के अंधेरों को दूर करने के लिए और आसमान की खूबसूरती कायम करने के लिए उसे चाँद सितारों से सजा दिया। ज़मीन को मस्खर करने के लिए बुलंद और बाला पहाड़ खड़ा कर दिया, तो ग़ज़ा और दीगर ज़रूरियात के लिए ठाठें मारता समंदर बनाया। कुरान पाक की सूरह रहमान में खुदा खुद फरमाते हैं, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। कुदरत की उन तमाम नेमतों में एक ख़ास नेमत समंदर भी है। जी चाह रहा है आज उस नेमत के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू की जाए। यूँ तो आप में से बहुत सारे लोगों ने समंदर को देखा होगा और उसका नज़ारा भी किया होगा। आए इस मुख्तसर से मज़मून में समंदर की हकीकत और उसकी अहमियत से वाकिफ़ कराने की कोशिश करते हैं। समंदर का सफ़र यूँ तो हर किसी के लिए दिलचस्पी का सामान फराहम करता है। अमूमन जब कभी शहर की भाग दौड़ और शोर शराबे से तबीयत खराबी आ जाती है, तो ऐसी हालत में समंदर की सैर ना सिर्फ तफरीह बल्कि ज़हनी सुकून का भी बास बनती है। इसीलिए तो शायर कहता है, दोस्त अहबाब से लेने ना सहारे जाता, दिल जो घबराए तो समंदर के किनारे जाता। दोस्त अहबाब से लेने सहारे जाता, ना सहारे जाता, दिल जो घबराए तो समंदर के किनारे जाता। जिस तरह खुश्की के बड़े इलाके को बरा अज़म कहता है, उसी तरह पानी के वसी तर इलाके को बहर आज़म यानी समंदर ओसन के नाम से जाना जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में नमकीन पानी के बहुत बड़े फैलाव को समंदर के नाम से मौसूम करते हैं। समंदर की तबई, कीमियाई और हयाती खुसूसियात के साथ उसके माजी, हाल और मुस्तकबिल की हालत का मुतालिया ओशनोग्राफी व ओशनोलॉजी कहलाता है। समंदर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से एक ऐसी नेमत है जो अपने सीने में ख़जानों का ढेर छुपाए बैठा है। समंदर के सिलसिले में माहिरीन का ये भी कहना है कि समंदर की दुनिया उस कदर गहरी, पुर असरार और पोशीदा है कि ज़मीन पर दस्तयाब तमाम वसाइल इस्तेमाल में लाने के बावजूद अब तक उसकी तह तक रसाई नामुमकिन बनी हुई है। समंदर और ज़मीन की सतह के तकरीबन 71% रकबे पर फैला हुआ है। यह ज़मीन पर बसने वाले नस्ब से ज़ायद जानदारों का मुस्कन है। अलावा आज़म बेशुमार नबातात, मादनियात, तेल, गैस और कीमती पत्थरों की आमा जगह है। यही नहीं, ज़मीन पर सांस लेने के लिए हवा यानी ऑक्सीजन के साथ दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक भारी भरकम सामानों की दरआमद और बरामद भी समंदर के रास्तों से हुआ करती है। दिलचस्प बात यह भी है कि समंदर दुनिया की बहुत बड़ी आबादी के लिए प्रोटीन वाली ग़ज़ाएँ यानी मछली फराहम करता है। बक़ौल शायर, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना, अपनी मौज में रहना। दुनिया में कुल 5 बड़े समंदर यानी बहर अज़ीम हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि 50 के करीब छोटे समंदर हैं, मगर ये सब एक दूसरे से जुदा है। समंदर की मज़ीद जानकारी हासिल करने से कबल आएँ उन 5 बड़े समंदरों पर एक गहरी नज़र डालते हैं। बहर काहिल पैसिफिक ओशन, ये दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है जो ज़मीन के कुल रकबे के 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है। बहर काहिल कितना बड़ा है उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसमें इस दुनिया के 7 बड़ा आज़म के समाने के बाद भी जगह खाली रहता है। बहर काहिल का रकबा 15,15,57,000 मरबा किलोमीटर है, जो अमेरिका से
آسٹریلیا تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے اوسط گہرائی 1404 فٹ ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ گہرائی 35,797 فٹ ناپی گئی ہے۔ دنیا کا سب سے گہرا ترین مقام ماریانا ٹرینچ اسی سمندر میں واقع ہے، جس کی گہرائی 37,757 فٹ بتائی گئی ہے۔ بحر الکاہل میں 25,000 جزیرے ہیں، جو پوری دنیا کے سمندر میں موجود کل جزیروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہے۔ دنیا بھر میں غذا کے طور پر استعمال ہونے والی 60% مچھلیاں اسی سمندر سے حاصل ہوتی ہیں۔ بحر آیوقیانوس اٹلانٹک اوشن رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا دوسرا بڑا مگر سب سے بڑا نمکین سمندر ہے، جسے بحر ظلمات بھی کہتے ہیں۔ اس کا رقبہ 7,67,62,000 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی اوسط گہرائی 11,962 فٹ ہے۔ یہ زمین کے قریب 20% حصے کو گھیرا ہے۔ بحر اقیانوس کے جنوبی حصے میں مئی اور دسمبر کے درمیان بننے والا طوفان اپنے ساتھ کافی تباہی لاتا ہے۔ بحر ہند انڈین اوشن 6,85,66,000 مربع کلومیٹر رقبے والی سمندر کی اوسط گہرائی 12,274 فٹ ہے۔ یہ دنیا کے 20% پانی کا ذخیرہ رکھتا ہے۔ یہ سمندر ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ قدیم ویدک دور میں اسے سندھو ساگر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بحیرہ عرب دراصل بحر ہند کا ہی حصہ ہے۔ بحر منجمد جنوبی انٹارکٹک اوشن دنیا کا چوتھا سب سے ٹھنڈا، سب سے سوکھا اور سب سے زیادہ طوفان زدہ علاقہ ہے، جس کا رقبہ 2,03,27,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ چاروں طرف براعظیم انٹارکٹیکا سے گھرا ہوا ہے۔ اس کا اوسط گہرائی 13,100 فٹ ہے۔ اس سمندر کا 98% حصہ برف سے ڈھکا ہے، جو دنیا کے 90% برف کے برابر ہے۔ اگر یہ تمام برف پگھل جائے تو سمندر کی سطح 60 میٹر بلند ہو جائے گی۔ یہاں کا اوسط درجہ حرارت -71 ڈگری فارنہائٹ ہے۔ اب اسے ساؤدرن اوشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بحر منجمد شمالی آرکٹک اوشن دنیا کے اتری حصے میں واقع رقبے کے لحاظ سے یہ سب سے چھوٹا سمندر ہے، جو 1,40,56,000 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی اوسط گہرائی صرف 3,240 فٹ ہے۔ اس بحر عظیم میں انسانوں کو مستقبل آبادی نہیں ہے۔ تیل و گیس کے علاوہ قیمتی دھاتوں کے خزانے رکھنے والے اس سمندر پر کئی ممالک نے اپنی ملکیت کا دعویٰ کر رکھا ہے، مگر اب تک کسی ملک کی ذاتی ملکیت قرار نہیں دی گئی ہے۔ سمندر کی گوناگوں خوبیاں اور اہمیت کے پیش نظر اقوام متحدہ کی جانب سے ہر سال 8 جون کو پوری دنیا میں سمندر کا عالمی دن منایا جاتا ہے، تاکہ عالمی سطح پر سمندری وسائل کی اہمیت سے متعلق عوامی بیداری اور شعور اجاگر کیا جا سکے۔ سمندر کی منجملہ اہمیت اور فوائد کے پیش نظر ہمیں سمندر کا دوست ہونا چاہیے، مگر افسوس کہ اس وقت انسان ہی اس کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہو رہا ہے۔ انسان کی لاپرواہی کے نتیجے میں سمندر کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور اس کی تیزابیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سمندری جانداروں کے لیے سب سے بڑا خطرہ ابن آدم کے ذریعے پھیلائی جانے والی آلودگی، جراثیم کش دوا، استعمال شدہ پلاسٹک، صنعتوں سے خارج ہونے والے کیمیائی مادے،
اور دیگر دہائشی فضلات سمندروں میں شامل ہو کر سمندری زندگی پر تباہ کن اثرات مرتب کرتے ہیں۔ قدرت کے اس عظیم نعمت کی حفاظت کے لیے عالمی برادری آگے بڑھ رہی ہے۔ بحیثیت قوم ہمیں بھی اپنی ذمہ داری نبھانے کی ضرورت ہے۔ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا۔ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا۔ امتیاز احمد انصاری، ہاؤس نمبر 24، رائل فوڈ، جہانگیری محلہ، آسنسول، 713302 ویسٹ بنگال۔ موبائل 9749289061۔ انوارا پریس 11@gmail.com۔ انوار آرک پریس 11@gmail.com۔ فیوچر لائبریری پروجیکٹ، اسماعیل وفا۔ پیارے بچوں، لائبریری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں کتابوں حفاظت کے ساتھ رکھی جاتی ہیں اور علم کے متلاشی ان کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کتابیں نہ صرف ہمیں علم دیتی ہیں بلکہ ہمارے خیالات کو وسیع تر کرتی ہیں۔ ہم خیالات کے پروں پر پرواز کرتے ہوئے نئے جہانوں سے سیر کرتے ہیں۔ لائبریری میں موجود مختلف کتابیں مختلف علوم سے آشنا کرتی ہیں۔ کتب خانوں میں کتابوں کی حفاظت کے جتن کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ان کی فہرست سازی اور ترتیب پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے کہ کسی فرد کو کتاب تلاش کرنے میں دشواری نہ ہو۔ امریکہ کی لائبریری آف کانگریس بہت مشہور ہے، جس کے کچھ شعبوں میں دستاویزات کو جراثیم سے محفوظ رکھنے کے لیے انہیں منفی درجۂ حرارت میں رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امیزن نے مصنوعی ذہانت سے اسٹرینسٹ کا نام الیکسا مصر کے مشہور اسکندریہ لائبریری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے رکھا ہے۔ بچوں، آئے آپ کو ایک حیرت انگیز لائبریری اور اس کے پروجیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں کتابیں 100 برس کے لیے محفوظ کی جا رہی ہیں اور ان کتابوں کو 100 برس بعد منظر عام پر لایا جائے گا اور انہیں شائع کیا جائے گا۔ اس پروجیکٹ کو فیوچر لائبریری پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ فیوچر لائبریری پروجیکٹ آرٹسٹ کیٹی پریٹس پیدائش 1981 کے ذہنی اپج ہے۔ اس سے قبل انہوں نے کئی اہم پروجیکٹ پر کام کیا ہے۔ فیوچر لائبریری کا پروجیکٹ ناروے کا شہر اسیلو میں جاری ہے۔ یہ پروجیکٹ اپنے آپ میں نہایت اہم اور آئندہ 100 برس پر محیط ہے، جس کا مقصد کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے: The paramount objective of the Future Library Trust is to select and invite the authors and to compassionately sustain the artwork for its 100 years duration. فیوچر لائبریری ٹرسٹ کا اہم ترین مقصد مصنفین کا انتخاب، انہیں تحریر کے لیے مدعو کرنا اور ہمدردانہ جذبے کے ساتھ تخلیقات کی 100 برسوں کے لیے حفاظت کرنا ہے۔ آئندہ 100 برسوں میں ماحولیات میں تبدیلی ہو چکی ہوگی۔ امکان ہے کہ اس طویل عرصے میں کتابوں اور دستاویزات کے اشاعت کے لیے کاغذ کا استعمال یکسر بند ہو جائے گی۔ اس لیے 100 برسوں بعد کتابوں کی اشاعت کو ممکن بنانے کے لیے فیوچر لائبریری ٹرسٹ نے ایک جنگل وقف کر دیا ہے جہاں کے درختوں کو 100 برسوں بعد کاٹ کر کاغذ تیار کیا جائے گا اور کتابوں کی اشاعت کی جائے گی۔ 8 جون 2022 کو فیوچر لائبریری ٹرسٹ نے اوسلو شہر کی انتظامیہ کے معاہدہ کیا ہے اور ان درختوں کو ٹرسٹ کا ہی تحت رکھا جائے گا۔ اوسلو پبلک لائبریری ڈیٹسہیم لائبریری میں ایک سائلنٹ روم تشکیل دیا گیا ہے جس میں اس پروجیکٹ کے لیے
लिखी जाने वाली किताबों को महफूज किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को 2022 में आवाम के लिए खोल दिया गया, जिसके तहत शायकीन लाइब्रेरी की सैर कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट में शामिल किताबें मुतय्यना मुद्दत के बाद ही आवाम को दस्तयाब होगी। फ्यूचर लाइब्रेरी की किताबें। फ्यूचर लाइब्रेरी प्रोजेक्ट 2014 से 2114 तक मुहित है। इस दौरान ट्रस्ट दुनिया के बेहतरीन मुसन्निफ़ीन को मुंतखब करता है। एक साल के लिए एक मुसन्निफ़ का इंतखाब किया जाता है और उस मुसन्निफ़ ने ऐसी तहरीर तलब की जाती है जो 100 बरसों बाद ताज़ा तरीन हो। मुसन्निफ़ीन के इस इंतखाब के लिए ज़ुबान या सनफ़ की कोई क़ैद नहीं और तहरीर तवालित भी मुसन्निफ़ की मर्ज़ी पर मुनहसर है। मुख्तसर के मौजूदा और आइंदा नस्लों को मद्देनज़र रखकर लिखी गैर मतबूआ तहरीर एक हैंड ओवर सेरेमनी में हासिल की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि अब तक ट्रस्ट ने जिन मुसन्निफ़ीन का इंतखाब की, उस प्रोजेक्ट के लिए सभी कलमकारों ने बेखुशी अपनी तसनीफ़ ट्रस्ट के हवाले कर दी। हाल ही में 26 मई 2024 वैलेरिया लेसूली ने अपनी तसनीफ़ लाइब्रेरी के सुपर्द की। दर्ज झेल मुसन्निफ़ीन को उस प्रोजेक्ट में अपनी तहरीर सुपर्द करने का मौका हासिल हुआ है। 2014 मार्गरेट एटवुड कनाडा, 2015 डेविड मिटचेल इंग्लैंड, 2016 जॉन आइसलैंड, 2017 एलिफ शफक तुर्की, नज़ाद बरतानवी, 2018 हैन खेंग जनूबी कोरिया, 2019 कार्ल ओवर कावगार्ड नॉर्वे, 2020 ओसन वोंग रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका, 2021 टास्टुई डनग्राम्बगा जिम्बाब्वे, 2022 जुडिथ साचलांस्की जर्मनी, 2023 वैलेरिया लेसियली मैक्सिको। ज़ाहिर है जिन मुसन्निफ़ीन ने अब तक अपनी तहरीर प्रोजेक्ट के हवाले की या जिन लोगों ने बुनियादी तौर पर उस प्रोजेक्ट की इब्तिदा की, आइंदा 100 बरसों में ना होंगे। इस तवील मुद्दत में दुनिया के हालात यकसर तब्दील हो चुके होंगे। इस तरह एक मुसन्निफ़ के लिए ये एक खुशी की बात है कि 100 बरस बाद उसकी तहरीर करदा अल्फाज छापे जाएगी और वो नस्ल पढ़ेगी जिसके लिए कागज़ पर छपी किताबें एक अजूबा हों। इस्माइल वफ़ा, महाराष्ट्र, eros.miw@gmail.com। कौमी परचम। ऐ तिरंगे परचम अज़मत निशान, ऐ हमारे परचम रफ़ात निशान, लाल किले पर तो लहराता रहे, लहराए जा रहा लहराए जा। सर बुलंद ऐ परचम हिंदुस्तान, सर बख़म रफ़ात पे तेरे आसमां, ऐ वक़ार मुल्क के रोशन निशान, गुलशन हिंदुस्तान के बाग़बां, ऐ वतन के सरहदों के पासबां, ऐ हमारे ज़िंदगी के तर्जमां, लाल किले पर तो लहराता रहे, लहराए जा लहराए जा लहराए जा। ऐ हमारे परचम आली निशान, तेरी अज़मत पर फ़िदा हिंदुस्तान, हर जवान का हौसला तुझसे जवां, तेरी अज़मत की है दुनिया नगमा ख़वां, लाल किले पर तो लहराए जा लहराए जा लहराए जा। जय हो तेरे ऐ हमारे मेहरबां, जय हो तेरे ऐ हमारे जाने जान, जिंदा बाद ऐ परचम आली निशान, लाल किले पर तो लहराता रहे, लहराए जा लहराए जा लहराए जा। कौसर सिद्दीकी, भोपाल MP, kausar.siddiqui SIDDIQUI79@gmail.com। आज़ादी की कहानी। सफ़ीना समावी। प्यारे बच्चों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान शुमाल में हिमालय से लेकर जनूब में कन्याकुमारी और मशरक़ में कोलकाता
سے لے کر مغرب میں گجرات تک پھیلا ہوا ایک وسیع ملک ہے۔ یہاں برف باری سے سفیدی چھا جاتی ہے، شدید گرمی سے گلے خشک ہو جاتا ہے اور موسلا دھار بارش راحت دے جاتی ہے۔ سال کے 12 مہینے الگ الگ موسموں میں رنگے ہوئے ہیں، لیکن بچوں کیا تم جانتے ہو اس رنگین اور زرخیز ملک پر غیر ملکیوں کی بھی نظر تھی، اور اسی لیے ہمارا عزیز ملک غلام بنا لیا گیا۔ ایک عرصے تک یہاں کے لوگ اپنی آزادی کی لڑائی لڑتے رہے، تب کہیں جا کر آزادی کے ترانے اس فضاؤں میں گنگنائے۔ تو بچوں، ہمارے سونے کی چڑیا کہے جانے والے ملک کو انگریزوں نے اپنی غلامی کی زنجیر پہنا دیا۔ ہمارا ملک دھیرے دھیرے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا جو ہزاروں میل دور کا سفر کر کے یہاں آئے تھے، اور یہاں آنے کے پیچھے ان کا مقصد تجارت کرنا تھا۔ وہ تاجروں کے بھیس میں ہمارے ملک میں آئے۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے 1757 میں پلاسی کی جنگ میں سراج الدولہ کو شکست دے کر بنگال پر اپنا قبضہ جما لیا، اور یہی جنگ ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کے تسلط قائم کرنے کی سب سے اہم کڑی تھی۔ اس کے بعد تو ایک جنگی سلسلہ شروع ہو گیا۔ انگریزوں نے 1764 میں بنگال کے نواب میر قاسم، اودھ کے حکمران نواب شجاع الدولہ اور بادشاہ وقت شاہ عالم کی متحدہ افواج کو شکست دے دی۔ 1803 میں انگریزوں نے مغلیہ سلطنت کے بادشاہ کو اپنی قید میں کر لیا۔ 1808 تک ہندوستانی حکمرانوں اور انگریزوں کے درمیان لڑائیاں لڑی گئیں، اور بچوں، ہندوستان کی تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب ہمارا پیارا ملک پوری طرح سے انگریزوں کے حکمرانی میں چلا گیا، اور 15 اگست 1947 تک ان کے غلامی میں رہے۔ پھر ہندوستان کے کچھ حصوں میں انگریزوں کی باقاعدہ بستیاں قائم ہونے لگی۔ انگریزی زبان اور تعلیم کا رواج شروع ہو گیا۔ طرح طرح کے ٹیکس لگائے جانے لگے۔ کپڑے بنانے کا کام بھی انگریزوں نے خود لے لیا، اور اپنے ملک کی کپڑے ملوں میں لے جا کر کپڑا تیار کرنے لگے، جس کو ہندوستان میں مہنگے داموں بیچا جانے لگا۔ ہندوستان پر انگریزوں کا مکمل طور پر قبضہ ہو چکا تھا، اور ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہا تھا۔ لیکن ہمارے ملک کے لوگوں اپنے مادر وطن سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ اس کے لیے اپنی جان تک قربانیاں کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے، اور ہندوستان کو غلامی سے آزاد کرنے کا خواب اپنی آنکھوں میں بسائے ہوئے سانسیں لے رہے تھے۔ ملک کی تاریخ میں 1857 سے 1947 تک کا زمانہ ایسا تھا جس میں ملک کو آزاد کرنے کے لیے نئی نئی ترکیبیں سوچی جا رہی تھیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی کوشش 1857 میں ہوئی، کیونکہ ملک میں انگریزوں کا ظلم و ستم دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، اور لوگوں ان کی غلامی سے عاجز آ چکے تھے۔ اب انہیں آزاد فضا میں جینا تھا، اس لیے ان کے اندر آزادی کے حصول کا جذبہ بیدار ہونا شروع ہو گیا تھا۔ 1857 میں پہلی جنگ آزادی ہوئی، جس میں ملک کے مختلف حصوں کے ہر ایک طبقے کے لوگوں نے شرکت کی، اور اس جنگ کی قیادت مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے کی۔ لیکن ملک کے الگ الگ مقام پر الگ الگ لوگوں نے قیادت سنبھالی۔ دہلی میں بادشاہ بہادر شاہ کے علاوہ شاہزادہ فیروز شاہ، راجہ ہرنام سنگھ، جنرل بخت خاں وغیرہ نے، لکھنؤ میں بیگم حضرت محل اور ان کے رفقا نے، کانپور میں عظیم اللہ خان نے، جھانسی میں رانی لکشمی بائی، الہ آباد میں مولوی لیاقت علی وغیرہ نے، غرض ملک کے لوگوں نے
कोने कोने में आज़ादी को हासिल करने की मुहिम चल रहे थे। शुमाली हिंद के मीर अहमदुल्ला शाह अपनी फ़ौज के साथ अंग्रेज़ों से जंग में मसरूफ़ थे। मुल्क के आलम व फाजिल लोगों ने अपनी तहरीरों व तकरीरों के ज़रिए हिंदुस्तान को एकजुट होकर अंग्रेज़ों से मुकाबला करने की सलाह दे रहे थे, जिसके नतीजे इस सब लोग जद्दोजहद आज़ादी में आगे आए। लेकिन उन सब के बावजूद अंग्रेज़ों की तादाद के आगे हिंदुस्तानी ज़ेर हो गए और जंग आज़ादी की पहल कोशिश नाकाम हो गई। इस बार इस हार की कई वजूहात सामने आए, जिसमें आपसी नाइत्तेफाकी भी थी। इसके अलावा जंगी हथियारों की कमी के साथ साथ जबर रसानी के ज़राए का ना होना भी नाकामी के लिए ज़िम्मेदार थे। तो बच्चों, उन सब हालात में हम जंग कैसे जीत सकते थे? 1857 की तहरीक आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों का जुल्म व सितम पूरे मुल्क में और ज़्यादा तेज़ हो गया। ना जाने कितने लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी गई, लातादाद लोगों को काला पानी और उम्र कैद की सज़ा भी दी गई, सफ़ों में खड़ा कर के गोलियां दाग दी गई। इस कदर जुल्म व ज़्यादती, जबर व तसल्लुत के बावजूद आज़ादी की तहरीक चलती रही। इस राह में ना जाने कितने मुजाहिदीन आज़ादी के शहीद हो गए, फिर भी आज़ादी हासिल करने का जोश किसी में कम नहीं हुआ। बच्चों, जद्दोजहद आज़ादी में बहुत सारी तहरीकें चलाई गईं, जिसमें होम रूल तहरीक, सत्याग्रह तहरीक, खिलाफत की तहरीक, अदम ताउन की तहरीक वगैरह ने हिंदुस्तान को आज़ादी का रास्ता दिखाया, जिसमें महात्मा गांधी, लाजपत राय, तेज बहादुर शपरू, सरोजिनी नायडू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हज़रत मोहानी, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफ़ाक़ुल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस वगैरह जैसे काबिल लोग शामिल हुए। लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान के लिए आवाम को जलियांवाला बाग, मार्शल लॉ जैसे ख़तरनाक मज़ालिम से भी दो चार होना पड़ा, जिसमें बहुत सारे मासूम लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और फिर कहीं जाकर आज़ादी का सूरज नसीब हुआ। दुनिया के तारीख़ में हिंदुस्तान की ग़ुलामी एक खौफनाक ख्वाब की तरह थी। जैसे बच्चों, आप जब रात में सोते हो और कोई खौफनाक ख्वाब देख लेते हो तो डर कर आँखें खुल जाती हैं, इसी तरह ग़ुलामी एक रात में देखे हुए खौफनाक ख्वाब की सूरत में आई और आज़ादी एक खूबसूरत ख्वाब बन गई थी। लेकिन हिंदुस्तानियों ने अपनी जद्दोजहद और क़ुरबानी से उस खूबसूरत ख्वाब की तामीर हासिल कर ली। तो बच्चों, इसीलिए उर्दू अदब के मशहूर शायर फ़िराक़ गोरखपुरी ने कहा है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी। यूपी 8840047307, सफ़ीना SHOLARURDU.AU@gmail.com। शफ़ीना शोलार उर्दू AU@gmail.com। 15 अगस्त सादिका नवाब सहर। खुशियों की महल सजी, देखो अब 15 अगस्त, इस खुशी का भूल मत जाना सब 15 अगस्त। बच्चा बच्चा डोलता है फ़ज़ा में मीठा शोर, है सवेरा देख लो निखरा गज़ब 15 अगस्त। नाम आज़ादी का ज़िंदा है, उसी के नाम से अपनी ज़िम्मेदारी से भागा है कब 15 अगस्त। झंडियाँ लहरा रही है और गुब्बारे छुटे, जश्न का माहौल है, बोले हैं सब 15 अगस्त। बच्चों आओ तुम भी पाओ, है मिठाई बट रही, बोल दो एक बार मिलकर तुम भी सब 15 अगस्त। सादिका तारीख़ अच्छी है, उसे यादों में रख, सफ़ा तारीख़ों का उल्टा देख अब 15 अगस्त।
सादिका नवाब 50@gmail.com। वतन अपना आज़ाद कैसे हुआ था? अहमद वकील आलमी, वेस्ट बंगाल। ये मुल्क अपना आज़ाद कैसे हुआ है? ना समझो कि आज़ाद खुद से हुआ है। फरंगी थे काबिज़ हमारे वतन पर, नज़र लग चुकी थी हमारे चमन पर। फरंगी हमें हर तरह से सताते, ये उनका वतन है हमें ये जताते। आज़ियत हमें हर तरह से वो देते, सदा इम्तिहान अहले भारत का लेते। झलकने लगा सब्र का जब प्याला, लगे छीनने जब वो मुँह का नवाला। तो सीना सपर्द हो गए अहल भारत के, अहल नज़र हो गए अहल भारत। लगी नाचने मौतें जब उनके सर पर, लगे भागने जान लेकर वो घर पर। मुसलमान हिंदू व सिख और ईसाई सभी ने ही मिलकर जो ताकत दिखाई। कफन सर पर बांधा तो भागे फरंगी, तकब्बर के नशे से जागे फरंगी। सभी ने मगर जान की बाजी लगा दी, वतन के लिए अपनी गर्दन कटा दी। ज़मीन पर तो कश्तियों के पुश्ते लगे थे, जुनूबी भी हिंदुस्तानी बने थे। फरंगी थे महबूत ताकत ये उनकी, फरंगी भी शशदर थे अफत पे अपनी। खुदा मेहरबान हो गया उस वतन पर, तरस आ गया उसको अपने चमन पर। फरंगी हुए मुंतशिर सारे ऐसे, कि जंग शजाअत में वो हारे ऐसे। आ खड़ते गए पैर गोरों के बिल्कुल, पुजा कर वो जान अपनी भागे यहाँ कुल। गुलामी के जंजीर तोड़े हैं मिलकर, अखवात की रस्सी को जोड़े में मिलकर। तासुब के जंजीर ने फिर से जकड़े हैं हिंदुस्तानी में, फिर से ये झगड़ा। कराया वतन को है आज़ाद बेशक, हुआ जाता है ये तो बर्बाद बेशक। ये फ़रऊनियत की नई कैफियत है कि अहले वतन पर ये मज़लूमियत है कि जमइयत मिल्क पर हो नज़र अब, वतन में नई फिर से हो एक सहराब। वकील आलिमी @gmail.com। तराना यौम आज़ादी। तराना सुनाएंगे हम, तराना सुनाएंगे हम। सुनो प्यारे बच्चों वतन की कहानी, है तारीख भारत की सदियों पुरानी। यहाँ कितने सूफ़ी हुए कितने ज्ञानी, राही प्यार की यहाँ सदा हिकमरानी। सुनाया है बूढ़ा हमारा ज़ुबानी, इसी को बताएंगे हम, तराना सुनाएंगे हम। थी अशफाक व बिस्मिल भगत सिंह की चाहत, हम अपने वतन की करेंगे हिफाजत। यही अपनी पूजा यही है इबादत, इसी रास्ते में मिलेंगे शहादत। मगर हो गई ये ज़िंदगी की अलामत, सदा मुस्कुराएंगे हम, तराना सुनाएंगे हम। ज़रूरत है हर कौम से मिलकर रहना, हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलना। था बरसों से बापू का नेहरू का सपना, तरक्की की राहतों पर हो देश अपना। वतन पर हो जीना, वतन पर हो मरना, ये वादा निभाएंगे हम, तराना सुनाएंगे हम। वतन की मोहब्बत है दीन और ईमान, है गीता का उपदेश कहता है कुरान। यहाँ कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, खुदा के हैं बंदे ये सब प्यारे इंसान। उन्हें से वतन का है महका गुलिस्तान, यही गीत गाएंगे हम, तराना सुनाएंगे हम। यूपी अजहर हुसैन सजीद @gmail.com। घड़ा। इधर देखिए जनाब, मैंने नज़र इधर उधर दौड़ाई, कोई नहीं था। सदाए बाज़गिस्त फिर हुई, इधर इधर देखिए जनाब। अब मैं थोड़ा घबरा सा गया,
आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? आवाज़ ने फिर मुझे अपनी जानिब मुतवज्जो किया। जी हाँ, ये मेरी आवाज़ है, यानी कि आपके अपने घड़े की, जिसमें से आप रोज़ाना ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं, जिसके पानी से सूंधी सूंधी मीठी मिट्टी की खुशबू आती है। घड़ा की आवाज़ सुनकर मैं ताज्जुब और हैरत के आलम में आ गया। घड़े के अंदर से फिर आवाज़ आई, चौंकिए मत और ना हैरान होइए, ये मेरी ही आवाज़ है। मैंने कहा कि अच्छा, आप बोलते भी हैं, आप में क़ुव्वत गोयाई भी है? घड़ा ने जवाब दिया, क्यों नहीं, खुदा की ज़ात हर चीज़ पर क़ादिर है। मेरे घबराहट की कैफियत कुछ कम हो गई। मैंने कहा, फरमाइए। फरमाना नहीं, अर्ज़ करना है। चलिए अर्ज़ ही के सही। क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा है, मेरी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में जानने की कोशिश की है? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और हल्के से नहीं भी कहा। अब इधर से भी आवाज़ गायब थी और मैं भी खामोश। फिर मैंने कहा, हुज़ूर वाला, मेरा ताल्लुक़ तो शहर के है, मैं भला क्या जानूं आपकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में। आप ठहर कर एक देहाती, देखिए आप देहाती कहकर मेरी नसीहत, मेरा तज़ीहक ना कीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भला क्यों आपकी तज़हीक करने लगे। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मेरा मतलब तो ये कि आपका ताल्लुक़ देहात से है, ना कि मेरा मतलब ये कि आप अजड़ और गंवार हैं। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा ज़रा संभल कर अब बात करता हूँ और कहता हूँ कि मोहतरम क़बला, अब ज़रा आप अपनी ज़िंदगी की रौनादाद सुना दीजिए, ताकि मैं जाहिल आदमी भी आपकी ज़िंदगी से वाकिफ़ हो सकूं। अरे मियाँ नहीं, आप अपनी को जाहिल मत कीजिए, कहिए। मेरा मकसद भी आपसे नाराज़ होना या बदज़न होना नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हें लफ्ज़ घड़ा से सर चश्मे के बारे में बताता हूँ। सुनिए, मैं बीच में ही लकमा दियाता हूँ। यह क्या बात हुई कि आप तुम पर उतर आए? दरअसल ये है कि तुम मुझसे बहुत छोटे हो और मुझे तुमसे मोहब्बत भी है। आप में एक तकल्लुफ़ है, तुम में एक अपनायत है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना मान कर गुफ्तगू करूं, तो मैं हर्फ़ तुम से मुखातिब होना चाहता हूँ। घड़े की बात मेरे समझ में आ गई। मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे तुमसे मुखातिब कर सकते हो। तो सुनिए बरखुरदार, हंसते हुए, देखिए आप ये मत कहना कि मुझे बरखुरदार कहने लगे। नहीं, बरखुरदार आपको इजाज़त है, आप कोई भी अलक़ाब व आदाब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर सुनिए, लफ्ज़ घड़े का असल में मस्दर घड़ने या घुड़ना से निकलता है। घड़ने के मानी होती हैं किसी चीज़ को एक मखसूस सांचे में ढालना, बनाना या उसे शक्ल देना। क्योंकि जब कुम्हार मुझे पाक पर चढ़ाता और फिर एक शक्ल देकर चाक से उतार लेता है, तो उसके बाद भी घड़ने के काम को जारी रखता है। वो किसी थपकी या थपकी नमा लकड़ी के ज़रिए मेरे बार बार पिटाई करता है, ताकि मेरे अंदर मजबूती पैदा हो सके और मैं टिकाऊ बन सकूं। देखिए, ये भी अजीब इत्तेफाक है कि मुझे घड़ा कहते हैं, जबकि मेरे घड़ने वाले या बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। दर हकीकत होना ये चाहिए था कि मेरे बनाने वाले को
घड़हार कहते, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ज़ुबानों का मामला भी अजीब होता है। लफ्ज़ और इस्तिलाह गिरते पड़ते सिंदबाद जहाज़ी की तरह अपना सफ़र तय करती हैं। ये किसी एक इंसान पर मुनहसर नहीं है, बल्कि ये लफ्ज़ फ़र्द से लेकर इज्तिमाई शऊर का नतीजा होता है। मालूम नहीं कैसे मुझे घड़ा कहा जाने लगा, जबकि कुंभ या गागर भी घड़ी हुए कहते हैं। हिंदी और संस्कृत ज़ुबान में फिर उसी से बनाकर कुम्हार यानी घड़ा बनाने वाला। फ़ारसी में मुझे कूज़ा और बनाने वाले को कूज़ागर कहते हैं। घड़े से ही कई लफ्ज़ ज़रूरतन यहाँ मेरे छोटी और दूसरी शक्ल के मुताबिक वजूद में आ गए, जैसे घड़िया, मटका, कुजाली वगैरह। यहीं से कुछ कहावतों और मुहावरों ने भी जन्म लिया, जैसे कूज़े में समंदर, गागर में सागर, घड़ियों पानी पड़ना, घड़े लंड हाना, चिकना घड़ा होना वगैरह। चलिए, ये तो लफ्ज़ तशम्मा है। मैं अपनी दुख भरी दर्द रोदाद तुमको सुनाऊं, जो इबरतनाक भी है और मुशक्क़त भरी है। आजकल के तरक्की याफ्ता मादियात परस्ती और सारफियात के दौर में कुम्हार के लिए घड़ा बनाना इतना आसान काम नहीं है जितना कि अब से 25-30 साल पहले हुआ करता था, जिसके बुनियाद की वजह यह है कि सारफियात और कमर्शियल दौर में गांव के लोगों का मिजाज भी अब पूरी तरीके से ताजराना हो चुका है। गांव में जगह जगह तालाब, जो हड़ और डोगचे पाए जाते थे, अब भूमाफियाओं ने गांव के प्रधान से मिलकर उन पर बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग कर ली है, या मछली पालन। और बेचारे कुम्हार अब जाने तो कहाँ जाए चिकनी मिट्टी के लिए, वो मिट्टी जो सिर्फ तालाबों, जोहड़ों और डुगचों में ही पाई जाती है, क्योंकि हर जगह की मिट्टी से मुझे बनाना नहीं जा सकती। ये तो रही वो बात। और कुम्हार की इस वक्त का हेडेक और फ़िक्र कि वो मेरे बनाने के लिए मिट्टी आखिर लाए तो कहाँ से लाए। जब गांव का ये हाल है तो तुम तसव्वुर कर सकते हो कि शहरों में मुझे बनाना कितना मुश्किल काम है। कुम्हार की तगवदू में अब ज़्यादा मुशक्क़तें शामिल हो गई हैं। खैर, ये तो मिट्टी की बात रही। अब मेरी शुरू से लेकर आखिर तक की दास्तान सुन लीजिए कि कैसे मैं पट कर, छट कर, कुट कर और पक कर एक मुकम्मल घड़ी की तसव्वुर इख्तियार करता हूँ। जैसा कि मैंने ऊपर ज़िक्र किया कि उस दौर में अब गांव के गोरे में तालाब ख़त्म होने की वजह से कुम्हार की कोर दरवाज़े इलाके तक मिट्टी की तलाश करनी पड़ती है। तब कहीं जाकर उसे कोई डोगचा, जो हड़ैया ऐसा तालाब के जिसका पानी काफ़ी हद तक सूख गया हो मिलता है, जहाँ से वह मिट्टी या ढीले आसानी से फाड़े से उखाड़ सके। ढेलों को वो खरजी में रख कर गढ़ियों या घोड़ियों पर लाद कर अपने ठिकाने तक लाता है। आमतौर पर घड़े बनाने के लिए कुम्हार की किसी खुले मैदान का इंतखाब करता है और उस खुले मैदान में ही वो बड़ा सा एक कमरा भी बना लेता है, जिसमें हमेशा परवाल पड़ी रहती है, जहां कुम्हार मुझे पकाने के लिए बाद परवाल में एहतियात के साथ रख देता है ताकि मैं टूट ना पाऊँ। और एक आधी खटियाँ भी डाले रखा है, जिस पर वो काम करते वक्त
थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता है। ढोलियाँ को लाने के बाद कुम्हार ढोलियों को किसी मुंगेरी से मेरे सीने पर ऐसे मोंग डालता है कि मेरे रूह कांप जाती है, या मोटे डंडे से मिट्टी की तब्दीली करता है। मिट्टी को बहुत महीन कर लेता है और फिर उसे आटे की तरह छान लेता है ताकि उसमें कोई कंकर वगैरह बाकी ना रहे। उसके बाद मिट्टी का एक तगार बना लेता है और फिर अच्छी तरह गार तैयार कर लेता है। ऐसा गार जो ना ज़्यादा पतला होता है और ना ज़्यादा सख्त, बल्कि दरमियानी खो आसानी से चाक पर चढ़ सके और हल्के से हाथ या अंगुलियों के इशारे से कुम्हार के मुताबिक शक्ल तैयार कर सके। ढेलों से लेकर मिट्टी तक और मिट्टी से लेकर गारे तक और गारे से लेकर पकने तक का मेरा सफ़र बहुत ही मुशक्क़तों और मुश्किलों भरा है। बस ऐसे ही के मिटा दिए अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, और फिर उसके बाद के दाना खाक में मिलकर गिल व गुलजार होता है। सच में उन दोनों मिसरों का ही कॉम्बिनेशन मेरी हस्ती है। जब कभी सर्दी के मौसम में मुझे कुछ सुकून हासिल होता है और मेरा दिमाग तर व ताज़गी और ठंडी का एहसास करता है, तब मुझे अपने बारे में कुछ सोचने की फ़ुर्सत मिलती है। और उसी फ़ुर्सत में जब मैं अपनी दुख भरी ज़िंदगी पर नज़र डालता हूँ तो मैं उन दिनों को याद करता हूँ कि किस तरह बेदर्दी से कुम्हार ने डंडों और मुंगेरियों से मुझे कोटा पीटा था और मेरी तबीयत दुरुस्त की थी। तो मुझे एक लंबी आह से के साथ छरछरी भी आ जाती है और मेरे बदन थरथरा कांपने लगता है। खैर, हर परेशानी के बाद राहत भी मिलती है। मेरी ज़िंदगी का सफ़र भी कुछ ऐसा ही है। मैंने ज़रा गुस्से में आकर कुम्हार पर ये इल्ज़ाम तो रख दिया था कि वो मुझे कूटता और पीटता है, मगर उसका कूटता और पीटता जो आखिरी मरहले तक जारी रहता है, मेरे हक़ में कारगर ही तो है। जिस तरह एक नादान और छोटे बच्चे की उस्ताद पिटाई करता है, उसे डांटता है, मगर उसका डांटना बच्चे के हक़ में मुफीद होता है, कुम्हार का रवैया भी मेरे हक़ में ऐसा ही है। अगर वो ऐसा ना करे तो मेरा ये खूबसूरत वजूद कैसे अश्कार हो। हाँ, तो मैं बता रहा था कि गारे अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद कुम्हार मुझे चाक पर चढ़ा देता है और एक डंडे के सहारे चाक को अकगंत बार घुमाता है। वो इतनी मर्तबा घुमाता है कि चाक तब तक घूमता रहता है जब तक कि आपने फनकाराना हाथों से कुम्हार मुझे आखिरी टच ना दे सके। उसके बाद वो एक लंबे धागे के सहारे मेरे पंदे से मिलाकर चाक से मुझे उतार लेता है और आहिस्ता से पास में पड़े हुए रेत पर मुझे रख देता है। उसके बाद रेत पर मुझे एक तरीके से नहलाया जाता है, यानी कि मेरे पूरे वजूद पर रेत छिड़क दी जाती है और कुम्हार एक हाथ में थकी लेकर पीटता है। वो मुझे इतनी मर्तबा पीटता है कि मैं अंदाज़ा नहीं कर सकता, और एक हाथ मेरे अंदर डालकर मुझे सहार देता है ताकि मैं चटक या टूट ना जाऊं। इस तरह वो दोनों हाथों से मेरे वजूद को पुख्ता बनाता है। फिर मुझे धूप में कई रोज़ तक सुखाया जाता है। मैं ज़्यादा धूप में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और बग़ैर धूप के मेरा गुजारा भी नहीं है। यानी धूप छाँव के खेल में मुझे सुखाया जाता है। जब मेरा अंदर कंघने वाली खूबी पैदा हो जाती है तो वो मुझे
आवे में रख दिया जाता है। यहीं से एक कहावत ने जन्म लेता है, आवे का आव ही खराब है। दरअसल कभी कभी थोड़ी सी चोट से पूरा आव ही बैठ जाता है और कोई भी घर या मिट्टी का बर्तन सही तौर पर पक नहीं पाता और कुम्हार सर पटक कर रह जाता है। ये आवा किसी आतशे नंबर 2 से कम नहीं होता, लेकिन मेरे लिए यही आतश नंबर 2 गुलजारे इब्राहिम साबित होते हैं और मैं पक कर एक खूबसूरत सुर्ख रंग में तब्दील हो जाता हूँ। अगर आग सही तरीके से मेरे जिस्म को तबाह नहीं कर पाती तो मेरे अंदर पहलापन आ जाता है। ये पहलापन किसी पहले के मर्ज से कम नहीं होता, क्योंकि पहलेपन को देखकर कुम्हार के लिए भी और ख़रीदार के लिए भी, दोनों के लिए मैं बेकार की चीज़ रह जाता हूँ। इसीलिए सुर्ख रंग मेरे खुशी किस्मत के अलामत है और इस तरह मैं पानी भरने के काबिल बन जाता हूँ। DRMOHDMUSTAMIR@gmail.com। गर्मियाँ आ गईं, दरसगाहों से तातील दिलवा गई, सैर व तफरीह पर सबको उकसा गए। गर्मियाँ आ गईं, गर्मियाँ आ गई, घर में पंखे कूलर रक्स करने लगे, रूम एयर कंडीशन में बदलने लगे। गर्मियाँ आ गईं, गर्मियाँ आ गईं, घर में बाजार में बर्फ़ मिलने लगे, बर्फ़ गोलों की रंगत बदलने लगी। गर्मियाँ आ गईं, गर्मियाँ आ गईं, सुर्ख और शीरीन तरबूज मिलने लगे, खट्टे मीठे सब्जी सभी आम बिकने लगे। गर्मियाँ आ गईं, गर्मियाँ आ गईं, लग चुकी हैं सबीलें हर एक मोटर पर, ठंडा पानी पियो आओ घर घूम कर। गर्मियाँ आ गईं, गर्मियाँ आ गईं, ठंडा पानी जो शावर का छुए हैं मन, गुस्ल करके निकलते हैं बोले हैं मन। गर्मियाँ आ गईं, गर्मियाँ आ गईं, दूसरे रुत में गड़े नहाता ना था, गुस्ल गर्मी में करें यूँ गोया हुआ। गर्मियाँ आ गईं, गर्मियाँ आ गईं, ठंडी जितनी भी चीज़ें हैं, आए दिल मियाँ भा गया हमको जब तक हैं ये गर्मियाँ। गर्मियाँ आ गईं, गर्मियाँ आ गईं। अब्दुल रज़्ज़ाक दिल कोल्हापुरी, पोस्ट कोल्हापुर, तालुका भक्त कोली, डिस्ट्रिक्ट अमरावती, 444802, महाराष्ट्र। मोबाइल 7304485331। घर के बाहर बिल्ली थी एक घर के बाहर, देखा मैंने उसको पल भर, बोली मुझको प्यास लगी है, तुमसे ही बस आस लगी है, मुझको थोड़ा पानी दे दो, चीज़ है जो ला पानी दे दो। मैंने बोला बिल्ली रानी मांग रही तू क्यों पानी, मुझको तो ये खौफ पता है तुम्हें दूध का शौक बड़ा है। सुनकर बोली बिल्ली मौसी बात करो ना मुझसे ऐसी, लगी किसी को प्यास अगर हो फिर देना कि दुनिया की चीज़ मगर हो, पानी ही बस प्यास बुझाए कौन जगह उसकी ले पाए। जियाउर रहमान ज़रफ़ी, बिहार। जियाउर रहमान जाफरी 786@gmail.com। बारिश का मौसम आया, लो बारिश का मौसम आया, बूंदे बरसी छम 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 छम, नकारा बादल ने बजाया, कौस क़ज़ाह ने खोला परचम। किस्मत जाग उठी धरती की, नाली नहरें और नदी की, मिट्टी की खुशबू है हवा में, रित आ पहुँची हरियाली की। अब तो खूब नहाएंगे हम, दिल की प्यास बुझाएंगे हम, छप 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 छपा छपा का उछले कूदेंगे हम कानों में रस खोल रहे हैं, बंद दरजे
کھول رہے ہیں، پنکھ پکھرا اپنی زبان میں میٹھی بولی بول رہی ہیں، بنی گھٹائیں کالی چادر سورج کو رخ لیا چھپا کر، لی بجلی نے جب انگڑائی روشن ہو گیا ہے ہر ایک منظر، تازہ پھلوں کی خوشبوئیں چل کر باغ میں چھولا جھولیں، خواہش ہے ان دنوں کی نصرت اونچائی حد چھو لیں۔